We are starting up with RTP, second RTP of Business Laws CA Foundation. पहला क्वेश्चन रेगुलेटरी का अगेन, पिछले आरटीपी में हमने क्वेश्चन कौन सा देखा था, जुडिशरी के रिलेटेड, ठीक है। अब आज उन्होंने पूछा है व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। लॉ क्या होता है, इट इज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो सिंस इसका कोई सेक्शन नहीं है। जहां तक प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ का सवाल है, सबसे पहले टेम्पररी बिल जाता है, टेम्पररी बिल उसके बाद जाता है लोकसभा में, उसके बाद जाता है राज्यसभा में, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, फिर जाता है ऑफिशियल गजेट में, ऑफिशियल गजेट में जाने के बाद वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहलाया जाता है। तो ये स्टेप्स हो गए उसके, 1 2 3 4 5 6 करके आपने लिखना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। इट वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। तो पहले तुम लॉ लिख के उसको डिफाइन करोगे, देन यू विल लीव अ लाइन और यहां पे तुम्हारा एरो चलेगा। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ठीक है। प्रोसेस में तुम्हारा आ गया बिल, देन लोकसभा का लॉजिक सेकंड पॉइंट में, देन राज्यसभा का लॉजिक, देन प्रेसिडेंट का लॉजिक, देन ओजी का लॉजिक, देन इफेक्टिव का लॉजिक। बस इसमें पूरा बिल कन्वर्टेड इनटू लॉ एक्सप्लेन हो जाता है। इफेक्टिव होते ही वो क्या कहलाया जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें तुम्हारा आंसर फिनिश हो जाता है पॉइंट वाइज, ठीक है। आगे चलते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, राहुल ने चीनी सप्लाई करनी है, इससे पहले कि चीनी सप्लाई करते फैक्ट्री में आग लग गई एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, क्या करें जी, वॉइड मतलब 2 क्लॉज स्मॉल जे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसको पहले तुम क्या करोगे, क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। उसके हिसाब से हम पहले एक्सप्लेन करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन केस। अकॉर्डिंग टू गिवन केस में लिखोगे सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बेस्ड does not exist anymore, that is why it is void contract। शुगर का नाम लिख के, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है, आप जब ये क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप 6 मार्क्स को देखो तो ये 2 2 2 में डिवाइडेड है। आप पूरा पूरा पेज लिख देते हो 2 नंबर के बीच में, दैट इज नॉट फीजिबल। समझ आया? जो इसमें एज पर केस बना है हार्डली 1 लाइन का बनना है, अपने आप एक्सटेंशन मत करो इसकी। सेकंड क्वेश्चन, कुली यूनिफॉर्म में आया, पिक करा लगेज और चल पड़ा, कुछ नहीं पूछा कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला कुछ नहीं लिखा वो क्या होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी सेक्शन नहीं है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल में कोई भी डेफिनेशन में सेक्शन नहीं है, बट जब हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं वो सेक्शन 9 में, डेफिनेशनल क्लॉज में नहीं आता, बट जब एक्सप्लेनेशन देते हैं वो सेक्शन 9 में आता है। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट विच इज अदरवाइज देन वर्ड स्पोकन और रिटन, इट इज इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। और फिर 1 लाइन में आप इसके प्रोविजन को फिनिश कर दो, ठीक है। तीसरा चलते हैं, फाइंडर है जी, ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर टू रिटर्न द गुड्स। अब याद करो तुमने 68 69 70 71 72 ये कहां पढ़ा है, क्वासी में, और वहां पे फाइंडर कौन से में था, 70 फाइंडर 71। अब फाइंडर क्या कहता था, फाइंडर क्या कहता था कि नॉर्मली अगर फाइंडर हो और अगर उसने आगे से रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर रिवॉर्ड अनाउंस है तो वो क्या हो जाता था, याद करो जनरल ऑफर।
आगे से रिवॉर्ड अनाउंस नहीं होना चाहिए, रादर तुमने कुछ क्लेम करना है अब, क्योंकि तुमने उसकी चीज को ढूंढा, ठीक है। और अगर वो मिल गया, वो माइजर है, वो पे नहीं कर रहा, गुड्स पेरिशेबल है, या वो मिल गया लेकिन जो कोर्ट ने उसकी वर्थ निकाली है वो 2/3 ऑफ द वैल्यू है, तो फिर जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स होता है उसको सामान को बेचने की पावर अराइज हो जाती है, ठीक है। फाइंडर सब में सेम होता है, फाइंडर इज सेम इन एवरी सिंगल क्वेश्चन। तो फाइंडर को तो करेंगे, टॉपिक को तो करेंगे, केस स्टडी को नहीं करेंगे, सारा करेंगे इसमें। कोसी नहीं होता, क्वासी होता है। आगे चलते हुए, अमित एक माइनर है, कॉलेज में पढ़ रहा है, लोन ले चुका है जी, कॉलेज की फीस के लिए लिया है जी, पर है माइनर है, ओके। अमित प्रोसेस, उसके पास 9 लाख की एसेट है और वो बंदा लोन रिकवर करना चाहता है। लोन की वर्थ कितनी थी? 1 लाख की, उसकी एसेट में से वो निकल जाएगा। हाँ जी बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हुए हम लिखेंगे 68 तो डायरेक्टली स्टार्ट ही नहीं करेंगे, पहले क्या लिखेंगे? normally a contract and normally an agreement with the minor is void because he is incompetent party to contract, ठीक है। ध्यान देना है, हमें ये सब पता है। नाउ आप में से कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, जब मैंने आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का टेस्ट पेपर्स आ गए हैं, कलेक्ट कर लेना रिसेप्शन से, मैंने ये चीज देखी है, कुछ बच्चे जैसे कि मैंने आपको टॉपिक डाला था इंप्लाइड वारंटी का, अकबर ने डिसइंफेक्टेंट पाउडर यूज किया, आंखों में चला गया, कुछ ऐसा ही केस था, तो उसका आंसर था इंप्लाइड वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजर इन नेचर। आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पे ऊपर लिख रहे हैं नॉर्मली कैविएट एम्प्टर अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना, नॉर्मली कैविएट एम्प्टर अप्लाई होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में कैविएट एम्प्टर नहीं अप्लाई होता। तो उसके नीचे जाके एग्जामिनर ये सोच के बैठ जाएगा कि तुमने कैविएट एम्प्टर से बोला कि बायर को बिवेयर होना चाहिए, जब इंप्लाइड कंडीशन एज टू वारंटी एक सेपरेट टॉपिक है। मैंने कहां पे बोला था कि आपको पहले कैविएट एम्प्टर को नॉर्मली एक्सप्लेन करना? कैविएट एम्प्टर का तो लॉजिक ही नहीं आता वहां पे। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने ये गलती करी है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपने नॉर्मली लिखना है, आप स्टार्ट ऐसे ही करोगे, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज माइनर लाइबल फॉर नेसेसरीज। जब आपने ऊपर हेडिंग दे दिया, एग्जामिनर को क्लियर हो गया, तुम्हें पता है, अब जाके तुम लिखोगे नॉर्मली। समझ आया? अगर आप नॉर्मली डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो, कई बार एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता नहीं होती, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं कि जब मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन चेक किया, किसी बच्चे ने आधे पेज से ज्यादा कैविएट एम्प्टर देके 3, क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्लोज डेंजर इन नेचर का इतना सा कंटेंट है, तो पहले तुम्हें इंप्लाइड वारंटी एक्सप्लेन करनी थी, उसके बाद उसमें से एक वाली डेंजर वाली को एक्सप्लेन करना था। और बच्चों ने आधा आधा पेज कैविएट एम्प्टर लिख के टू एक्सटेंड द कंटेंट 3 लाइनें डिस्क्लोज की। तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने मार्क्स नहीं दिए हैं, बिकॉज मुझे गलती लगी है तो एग्जामिनर को श्योर शॉट लगेगी। कंसिडरिंग अब जाके तुम नॉर्मली लिखोगे, नॉर्मली में तुम बताओगे माइनर इनकम्पिटेंट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है, माइनर के पास कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए माइनर लायबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके बाद जाके तुम लिखोगे एक्सेप्शनली अंडर सेक्शन 68। फिर तुम बताओगे कि अगर माइनर को नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की जाती हैं, कौन सी नेसेसरीज? जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करती है, प्रोवाइडेड वो चीज उसके पास अबंडेंस में नहीं है, फिर चाहे वो उसको सप्लाई की गई हो या उसके फैमिली को सप्लाई की गई हो, उसके लिए माइनर की प्रॉपर्टी यानी कि एस्टेट लायबल होती है। माइनर पर्सनली कभी भी लायबल नहीं होता। उसके बाद इंस्टेंट केस आपको पता है, टू द पॉइंट शॉर्ट में लिखना है कि माइनर हैविंग एस्टेट ऑफ 9 लाख, बोरोड 1 लाख फॉर कॉलेज फीस स्टैंड्स नेसेसरी, बात खत्म। आगे जाके लिखोगे अकॉर्डिंग टू द अबव गिवन प्रोविजंस एंड फैक्ट्स, उसमें आप मेंशन करोगे क्या भावेश सक्सीड करेगा? आंसर इज यस, भावेश वुड सक्सीड टू रिकवर लोन वर्थ ₹1 लाख एज इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसेट्स वर्थ ₹9 लाख ऑफ अ माइनर।
क्वेश्चन फिनिश। एम आई क्लियर? पक्की बात। आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। मिस्टर श्याम की उम्र है 58 ईयर्स, मुबारके। वॉज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ज्यादा मुबारके। लेकिन रिटायर होने वाला और ज्यादा मुबारके, बहुत ढेर सारे पैसे मिलते हैं। ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 years, ओके। देव मेड अ प्रपोजल टू मिस्टर श्याम टू अप्लाई फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट। ध्यान देना है, देव ने प्रपोजल दिया है टू अप्लाई कर फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट, सो दैट वॉलेंटरी रिटायरमेंट, सामने वाले बंदे को बोलना गलत बात नहीं है। देखते आगे क्या लिखा हुआ, फॉर हिज पोस्ट, सो दैट मतलब कोई नियत बताने लगे, सो दैट मिस्टर देव उसकी जगह पे खुद आ जाए। अब गवर्नमेंट जॉब में किसी को रिटायरमेंट क्लेम करा के तुम उसकी पोस्ट हथिया रहे हो, दिस इज व्हाट। अच्छा, ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक, ओके मान लेते, तुमने बोला मैंने लिख दिया, मैंने नहीं बोला ट्रैफिकिंग वाला पॉइंट, तुमने बोला मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे देव को ऑफर किया गया था 10 लाख रुपया एज कंसिडरेशन टू इंड्यूस श्याम टू रिटायर। 10 लाख उसको दिया गया, भाई ये ले 10 लाख रुपया और तू रिटायरमेंट क्लेम कर ले। श्याम ने फर्स्ट इंस्टेंस में इसको डिनाई किया, लेकिन जब उसने इवैल्यूएट करी कंसिडरेशन, तो उसको लगा कि जो वो सैलरी कमाता है उससे डबल मिल रहा है मुझे। 2 साल अगर मैं इंप्लॉयमेंट करता तो जितनी मुझे सैलरी मिलनी थी उसका मुझे उन 2 साल पहले रिटायर होने से डबल मिल रहा है, तो मैं तो बेनिफिट में हूं। He engaged to receive the consideration and accepted the above agreement to receive money to retire from his office। तो सारा सिनेरियो क्या हो गया, जॉब रिटायर, गवर्नमेंट जॉब है, रिटायर होने में 2 साल थे, 2 साल का मान लो एज एन एग्जांपल 1 लाख रुपया उसको सैलरी मिलनी थी, सामने वाले बंदे ने डबल ऑफर कर दिया कि तू मेरे से 2 लाख ले दे, पोस्ट छोड़ दे, ठीक है, पोस्ट छोड़ दे। और उसके लिए पहले वाले बंदे ने मना किया था, लेकिन जब मॉनेटरी कंसिडरेशन बेटर दिखी तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो आपसे पूछ रहे बताओ क्या एग्रीमेंट वैलिड है। सबसे पहले तो जो ये ट्रैफिक ऑफ पब्लिक ऑफिस है, ये किसी मेन हेडिंग के नीचे के पॉइंट्स हैं, ये इसका मेन हेडिंग, पहले लिंक करो, ये मेन हेडिंग किसका है, सेक्शन 23। क्या, इफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल और object is unlawful then agreement is void। 23 ये कहता है, और सेक्शन 10 इसेंशियल्स का क्या कहता है, कंसिडरेशन हमें क्या चाहिए भी, लॉफुल। तो इसमें 2 सेक्शन हिट मारेंगे, 10 और 23, क्योंकि 10 कहता है हमें लॉफुल चाहिए और 23 कहता है कि अगर आपने ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस किया तो इट इज इक्वल टू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो मेन टॉपिक है, 10 कहता है कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, 23 कहता है अगर अनलॉफुल हुई तो वॉइड होगा। 23 के नीचे के पॉइंट्स कहते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज वन ऑफ द रीजंस जहां पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो सकता है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के जब नीचे पॉइंट्स में जाओ, वहां पे एक टॉपिक आता है ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। क्या था, ब्राइब दे के सरकारी पोस्ट हथियाने की कोशिश करना। तो यहां पे एक तरीके का ब्राइब ही जा रहा है, समझ आया। तो पूरे का पूरा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। तो क्या इस तरीके से वो पोस्ट ले सकता था, आंसर इज नहीं। समझ आया। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10
It is an essential of a contract that consideration must be lawful. Consideration must be lawful. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23, every agreement in which consideration is ऐसे consideration or object or both is unlawful, consideration or object or both is unlawful, then the agreement is void. Then the agreement is void. एक लाइन छोड़ के हेडिंग दोगे एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसको डबल अंडरलाइन करोगे। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसको डबल अंडरलाइन करोगे। यहां पे पीपी को डिफाइन करोगे। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। यहां पे आप पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करोगे। एनीथिंग विच हर्ट्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज टर्म्ड एज अपोज टू बी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, जब आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आओगे। एग्रीमेंट लिखो डिफाइन लिख दो, डिफाइन पीपी। उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ोगे। देन हेडिंग आप क्या दोगे, एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस दैट इज ट्रैफिकिंग। एग्रीमेंट इन सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस दैट इज ट्रैफिकिंग। एग्रीमेंट in sale of public offices that is trafficking. वहां पे आप प्रॉपर बताओगे कि अगर आप ऐसे पोस्ट लेते हो तो जो कंसिडरेशन पे करी है या पे करने का प्रॉमिस किया है वो कंसिडरेशन वहां पे क्या है, अनलॉफुल। एम आई क्लियर? आगे इन द गिवन केस एक लाइन छोड़ के, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, वहां पे लिखोगे इन द गिवन केस। इन द गिवन केस में आप मेंशन करोगे देव, मतलब छोटा करके कैसे लिखोगे, देव ऑफर्ड सम ऑफ 10 लाख एंड इंड्यूस्ड हिम टू रिटायर सो दैट देव कैन क्लेम द सेम जॉब विच इज इक्वल टू ट्रैफिकिंग। खत्म। ये नहीं लिखना पहले वो इंटरेस्टेड नहीं था बाद में वो इंटरेस्टेड हो गया। अपने को क्या लेना देना भाई, वो मान गया। इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं, कहानियां नहीं लिखते हैं। मेन उन्होंने पढ़ना ही प्रोविजन है और लास्ट का कंटेंट है। लिख लिया? उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द अबव गिवन प्रोविजंस एंड फैक्ट्स। उसमें जाके आप क्या लिखोगे, आप वहां लिखोगे मिस्टर शाम्स प्रॉमिस, मिस्टर शाम्स प्रॉमिस टू सेल his post of 2 years to Mr. Dev for consideration of 10 lakh. To Mr. Dev for consideration of 10 lakh is claiming consideration for providing public office. Is claiming consideration for providing public office.
which according to section 23 of Indian Contract Act is void. Agreement is void. Consideration being opposed to PP. Full stop. Khatam. Consideration being opposed to PP. बिल्कुल क्या करूं अब, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 5, what will be the rights with the promisor in the following cases under the Indian Contract Act, explain with reasons। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्या बताना है। तुम में से कुछ जन लिखना शुरू कर देंगे ये वॉइड है या वैलिड है, उन्होंने राइट्स पूछे, ठीक है। राइट्स विद द प्रोमिसर एंड एक्सप्लेन विद रीजंस। फिर से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा अप्रोक्सीमेटली, और डेढ़ नंबर एक को डालना होगा उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो गई, क्यों जी, लाइफ वापस लाना पॉसिबल ही नहीं होता, तो लाइफ अगेन लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड एज पर सेक्शन 56 एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट इज वॉइड। अब जब एग्रीमेंट वॉइड होता है तो क्या होता है, कौन सा राइट मिलता है पार्टी को, सिर्फ रेस्टिट्यूशन का। कौन से सेक्शन में है, 2 सेक्शंस है, 64 65। 64 वॉइडेबल में पैसा वापस दिलाता है, 65 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में पैसा वापस दिलवाता है। तो यहां पे आप राइट ऑफ हेडिंग लिखोगे, राइट ऑफ प्रोमिसर, और वहां पे लिखोगे अंडर सेक्शन 64 ही कैन क्लेम रेस्टिट्यूशन, ही कैन क्लेम, ये वॉइड एग्रीमेंट है सॉरी, तो यहां पे 65 लगेगा, वॉइडेबल का 64, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का 65। तो अंडर सेक्शन 65 ही कैन क्लेम रेस्टिट्यूशन फ्रॉम whosoever the parties। Am I clear? तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, पूछा क्या हुआ, तो 3 पॉइंट्स बनेंगे इसके। सेकंड पे चलते हैं। अमन एग्रीड टू सेल 50 kg ऑफ एप्पल टू रमन, ट्रक को लोड किया, उसके बाद गया और रायट्स हो गए। 19 तारीख को ड्यू था, बट एप्पल्स रॉटन हो गए। अब क्या करे जी, सबसे पहले तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब तरीके दे दें मतलब टाइम एलिमेंट है, थोड़ी ना चीजें समझो, क्योंकि मैंने उनका चेकिंग पैटर्न देखा हुआ है। जब तरीके दी होती हैं लॉ में, सबसे पहले अपने माइंड में वर्डिंग लेके आनी है। मैं नहीं बोल रही हर बारी ऐसा होगा, समझो मेरी बात को। जब तरीके दी होंगी, कंसिडर देयर इज अ टाइम एलिमेंट, ठीक है। 15 को पहुंचना था, रायट्स हुए, 19 को पहुंचा और एप्पल खराब हो गए। सबसे पहली बात, गुड्स कौन से हैं, ध्यान देना है मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना है। जब भी गुड्स पेरिशेबल होंगे, टाइम एलिमेंट में टाइम हमेशा क्या होगा, इसेंस। दिमाग लगाओ, वाई, अगर खराब हो गई यू विल लॉस द सेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू विल लॉस द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल, आप वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दोगे। और हमने क्लियरली सेक्शन 55 याद है, सेक्शन 55 में हमने क्लियरली ये पढ़ा है, जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल को लॉस्ट कर जाओगे, वहां पे हमेशा टाइम इज इक्वल टू कौन सा एलिमेंट होगा, इसेंस एलिमेंट। और जहां पे गुड्स पेरिशेबल है और डेट डिले हो रही है, वहां पे तो टाइम इसेंस होना ही होना है। तो मैंने डेट देखी, वहां से निकाला, और उस सेंस में टाइम इसेंस था, आपने टाइमली डिले कर दिया, एप्पल रॉटन हो गया। अब याद करो 55 में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता था, वॉइडेबल, याद आया। तो यहां पे सेक्शन 55 का लॉजिक है, और यहां पे आप क्या लिखोगे, कैसे मेंशन करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल,
ऐसे मेंशन करोगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, उसके बाद लिखोगे अंडर सेक्शन 55 वेयर टाइम इज इसेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, वेयर टाइम इज इसेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आप मेंशन करोगे whenever there is loss of opportunity to sell, time is essence। समझ आया? अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कौन सा सेक्शन लग गया? राइट ऑफ प्रॉमिसर आ गया, उन्होंने राइट ही पूछा था, राइट ऑफ प्रॉमिसर कहां से आ गया? अंडर सेक्शन 64 में क्या वो क्लेम करेगा? रेस्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? मैंने अभी बोला, मैंने उनका चेकिंग पैटर्न चेक किया हुआ, जब भी डेट्स आती हैं वो टाइम एलिमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर तुम सुपरवीनिंग का लॉजिक, वो भी मैं बता देती हूं, अगर तुम सुपरवीनिंग का लॉजिक लगा दो तो रायट्स आर नॉट टेकन एज एन एक्सक्यूज। भाई रायट्स एक्सक्यूज नहीं होता, नो एक्सक्यूज, मैंने क्लियरली लिखवाया है। हाँ तो फिर पेरिशेबल था तो आपको पता नहीं था कि आपको जल्दी डिलीवर करना? रायट्स एक्सक्यूज अलाउड ही नहीं है, वही बात आ गई, रायट्स एक्सक्यूज अलाउड ही नहीं है। अगर आप उस सेंस में भी कर देते हो कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है बट रायट्स आर नॉट टेकन एज एन एक्सक्यूज, तो जब एक्सक्यूज हो ही नहीं रहा तब भी आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, सुपरवीनिंग का आंसर करोगे तो वहां पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आएगा। लेकिन जितने भी पेपर्स मैंने उनकी चेकिंग के देखे हैं, जब टाइम एलिमेंट होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आंसर टाइम एज एन सेंस वाले को लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही सुपरवीनिंग वाला आंसर गलत हो जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू वो मार्क्स किसमें दे रहे। समझ आया? आगे चलते हुए सी एलिमेंट, सी क्वेश्चन, आर्टिस्ट है, पता लग जाता है, आर्टिस्ट है, दोनों हैंड्स लॉस्ट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है और इट हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर ओनली। तो यहां पे अगर प्रॉमिसर डिसेबल्ड हो गया है तो इट रिजल्ट्स इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। कौन सा सेक्शन डालोगे? 40 एंड 56। 40 के हिसाब से बताओगे, सिंस ही इज एन आर्टिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन हिज नेचर स्किल, देयरफॉर if the promisor dies or disability happens the contract is said to be void। समझ आ गया? आगे चलते हुए तो आप राइट क्या आएगा? राइट अब यहां पे किस में आएगा? 65 में। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? आगे चलते हुए डी में आ गए हम। Abhishek entered into contract of import of toys from China, but due to disturbance in the relation of both the countries, the imports of China were banned. Reason? Supervening impossibility. Why opposed to public policy? Trading with an enemy. तो reason दो मुझे। तो trading with an enemy opposed to public policy, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वॉइड। क्या राइट मिलेगा? रेस्टिट्यूशन। तुम 23 भी डालोगे, 56 भी डालोगे यहां पे, ठीक है, क्योंकि पीपी लग गया तो 23 आएगा, सुपरवीनिंग का लॉजिक डालोगे तो 56 आएगा, और साथ में अगर राइट ऑफ प्रॉमिसर पूछा है तो राइट ऑफ प्रॉमिसर यहां वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो 65 लगेगा। एम आई क्लियर विद एवरीवन? दोनों मेंशन कर दूं? अब मैं कह रही हूं मेंशन कर दो तो तू कह रहा है 2 नंबर का, जब मैं कहती हूं नहीं करना तो तू 2 पेज लिख के देता है मेरे को, फिर मैं तेरे को रोकती हूं, भाई रुक जा, कम लिख। तो 2 नंबर का हो जो लॉजिक है वो तो देना ही है, एक एक लाइन ही देनी है। मैंने कौन सा सुपरवीनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है या पीपी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है? मैंने सिर्फ बताना ही है कि इंपोर्ट ऑफ चाइना इज डीलिंग विद एनिमी, देयरफॉर इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, बस इतना ही लिखना है। मैंने डिफाइन थोड़ी ना करना है पब्लिक पॉलिसी को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी राघव। क्वेश्चन बी है, बोलो।
लोडेड ट्रक अगर बायर का हो तो इसको सेल्स प्रोडक्ट्स के तहत कैसे दे सकते हैं? ऊपर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से करो, लिखा हुआ है। अगर सेपरेट क्वेश्चन आए फिर उसको हाँ फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। कर सकते हैं आगे चलते हुए। नहीं अगर ऐसा हो तो फिर कर सकते हैं, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, सिंस वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन्ड है, फिर मैं उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकती। आगे चलते हैं जी, 6 क्वेश्चन पे सीमा जी आ गई हैं। ओके, बुटीक चलाती हैं दिल्ली में, शी हैज टू डिलीवर, उसको कोई कपड़ा डिलीवर करना था किरण को, क्योंकि उसको एग्जीबिशन में डालना था बॉम्बे। सीमा डिलीवर्ड द सुइंग मशीन क्लॉथ, किसको दिया उसने? टू बी डिलीवर्ड टू वेयर द एग्जीबिशन इज टू बी हेल्ड। ओके, सीमा को एक्सपेक्टेड था एक्सेप्शनल प्रॉफिट, एक्सेप्शनल प्रॉफिट, लेकिन उसने ये बात रेलवे अथॉरिटीज को, मतलब स्पेशल कंडीशंस नॉट कम्युनिकेटेड, देयरफॉर यू कैन नॉट क्लेम स्पेशल डैमेजेस। डैमेजेस का सेक्शन आ गया 73। आगे, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जीबिशन, मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल भी क्या हो चुकी है? लॉस्ट। The goods were delivered to the place after the conclusion. Okay, on account of such breach of contract. See, read की पूछा की है, उन्होंने पूछा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखते हुए, जो कि ब्रीच किया किसने है? रेलवे अथॉरिटीज ने। बताओ क्या सीमा रिकवर कर सकती है लॉस? मतलब रिकवरी की बात है, रिकवरी मतलब रेमेडीज की बात है, मतलब 73 का केस स्टडी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी नहीं है। तो रिकवरी बताओ, प्रॉफिट्स कितने रिकवर करेगी, किस लेवल में रिकवर करेगी? बताओ जी। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्यों रिकवर करेगी? ऑर्डिनरी पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डैमेज का मतलब होता है कंपनसेशन रिकवर करना। उसके बाद आप डैमेज का एक छोटा सा चार्ट दे दोगे, डैमेज की कैटेगरी डिवाइड करके एरो बना के, नीचे 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 नहीं लिखना, उससे लेंथ बढ़ जाती है। आपने एक डायग्राम शो किया, डायग्राम के बाद आप उसमें से सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस को एक्सप्लेन करोगे, और वहां पे एक लास्ट में लाइन दे दोगे कि स्पेशल डैमेजेस तब मिलते हैं जब स्पेशल कंडीशंस कम्युनिकेट की जाते हैं। उसके बाद आप लीडिंग केस दोगे, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का, याद रखना उसके बगैर इसकी गति नहीं है। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, ठीक है। उसके बाद आप आ दोगे अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंट केस। इंस्टेंट केस में आप बताओगे कि सीमा ने सुइंग मशीन एंड क्लॉथ रेलवे अथॉरिटीज को डिलीवर कर दिया, उसको एक्सेप्शनल प्रॉफिट लॉस्ट हुआ क्योंकि उसने रेलवे अथॉरिटीज को बताया नहीं था, रेलवे अथॉरिटीज से डिले हो गया, फुल स्टॉप। आगे जाके अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस आप बताओगे कि नो डाउट रेलवे अथॉरिटीज ने डिले किया है, बट सीमा विल लूज एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट इफ गुड्स विल नॉट रीच ऑन टाइम वाज नेवर communicated to the railway authorities. That is why Seema loses the opportunity to claim special damages, and she is only liable to recover, entitled to recover ordinary damages under section 73 from railway authorities. खत्म, finish question. चल दें आगे जी। आगे चलते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, 5 सर्कमस्टांसेस बताओ जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। सबसे पहला हॉट वर्ड, हमेशा नोवेशन देना है, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, ये तीनों 62 में आते हैं, याद है। उसके बाद 63 में रिमिशन या वेवर आता है, रिमेंबर। देन फिर बाकी तो मर्जर डाल दो, फिर वॉइडेबल 64 में, वॉइड वाला 65 में, एक्सेट्रा कीप ऑन गोइंग। पर जब उन्होंने 5 सर्कमस्टांसेस बोले हैं तो मैं मोटा मोटा उठा लूंगी, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, मर्जर। ये 5 मेन है, ये 5 मेन है।
जब मर्जर हो जाता है तब भी आपको पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। आगे आपकी मर्जी है, चाहे आप 64 वाला लिखो चाहे 65 वाला लिखो। क्यों, जब सुपीरियर राइट इंफीरियर राइट को मर्ज कर देता है तो इंफीरियर राइट डिड नॉट टू बी परफॉर्म की कैटेगरी में नहीं आता। फिर तो इसी टॉपिक के नीचे है वो सब, चेक करो, लिस्ट चेक करो, बस फिर उसी के टॉपिक है। बच्चा पार्टी इनोवेशन क्या होता है? दो सिचुएशंस बोलनी है, सेम पार्टी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट पार्टी सेम कॉन्ट्रैक्ट, और एक्चुअल में दिस इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ऑल्ट्रेशन क्या होता है? माइन्यूट चेंजेस, लेकिन ना ही पार्टी बदलेगी ना ही कॉन्ट्रैक्ट बदलेगा। रिसिशन मतलब कैंसलेशन हो गया और नया कुछ भी नहीं आया, ना ही ऑल्टर्ड वर्जन आया ना ही कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन आया। रिमिशन क्या होता है? लेस एक्सेप्ट करना। लेस एक्सेप्ट करना हम लिख नहीं सकते, दैट इज चाइल्डिश। यू हैव टू मेंशन सेम सिचुएशन के लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया, कंसिडरेशन अदर देन कैश एक्सेप्ट करी, सेटिस्फेक्शन जो क्लेम करी दैट इज लेसर देन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, रिमेंबर। उसके बाद मर्जर क्या होता था? superior rights when takes over the inferior right, then inferior right need not to be performed। शाबाश, आता है तुम्हें। आगे चलते हुए मतलब वो चेक करो, ये टॉपिक उसके नीचे है, ये सब ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है तो वो टॉपिक वहां पे भी विद कंसेंट वर्ड लिखा हुआ है, बुक में चेक करो, आप मान जाएंगे देने के लिए। आगे चलते हैं जी। सूरज है कोई, गारंटी विकास फॉर द ट्रांजेक्शंस टू बी डन विद इन विकास एंड निखिल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। सूरज ने गारंटी की, मतलब ये कौन है? गारंटीज विकास, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर। विकास ने 30,000 के गुड्स दिए हैं, 13, ध्यान देना बोर्ड पे, यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्लूरल है, प्लूरल है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, तो सेक्शन लग गया 129। ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के 3 सेक्शंस है। 130 कहता है रेवोकेशन, 131 कहता है रेवोकेशन इन केस ऑफ डेथ। 3 सेक्शंस हैं और मैंने लिखवाया हुआ है कि हॉट सेक्शंस है। अब यहां पे 30,000 के वो गुड सप्लाई कर चुका है, सप्लाई विकास सप्लाई एंड ऑफ 20,000 के गुड्स एक और सप्लाई कर चुका है इस डेट को। 5/3 को जी ये परलोक से धार गए, मतलब कौन सा केस स्टडी है? 131 का 130 बीच में से निकल गया, तो हमने एक्सप्लेन कौन सा करना है? 129 एंड 131, वो बीच में से निकल गया, अब वो मर गया है। अब मरने से पहले जो 1/3 की ट्रांजेक्शन है 30K की वो भी बेयर करनी पड़ेगी, जो 3/3 की ट्रांजेक्शन है 20K की वो भी बेयर करनी पड़ेगी। आगे 10/3 को मतलब उसकी डेथ के बाद, क्योंकि वो इग्नोरेंट था उसकी डेथ को लेके, उसने उसको 40,000 के गुड्स दे दिए और निखिल जी ने डिफॉल्ट कर दिया उन 40,000 का। सूरज रिकवरी मांग रहा है, सूरज को स्यू किया जा रहा है? अच्छा, विकास उसके लीगल हायरर को स्यू कर रहा है, कितने अमाउंट के लिए? 90, जबकि स्यू कितने के लिए कर सकता है? 50 के लिए। डिस्क्राइब लीगल हायरर्स का सूरज क्या लायबल होगा? 90,000 पे करने के लिए,
Answer is no. What would be our answer if the estate of Suraj is worth 45,000 only? तो लीगल हायरर, यहां पे टॉपिक कौन सा आ गया? सक्सेशन. नंबर होंगे इसके, उसी को मिलेंगे जो प्रॉपर लिखेगा. यहां पे टॉपिक आ गया. इसका मतलब जब आपने लास्ट में कंटेंट एक्सप्लेन करना है 1 और 2 लिख के 2 क्वेश्चंस आंसर करके आने. समझ आया? पॉइंट आता करेंगे कैसे इसको. सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 129 यू विल डिफाइन कंटिन्यूइंग गारंटी. देन यू विल राइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131 रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द श्योरिटी. फिर उसको एक्सप्लेन करोगे कि जब डेथ हो जाती है तो पास्ट ट्रांजेक्शंस के लिए लीगल हायरर रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए लीगल हायरर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. ठीक है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंट केस में आओगे. अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंट केस में तुम सीधा लिख दोगे जी, एक 30,000 की ट्रांजेक्शन हुई थी इस डेट को, 20,000 की ट्रांजेक्शन हुई थी इस डेट को, इस डेट को सूरज मर गया, वो क्लेम कर रहा है उससे 90. बस पहले इंस्टेंट केस. फिर अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस में अब आके तुम लिखोगे कि सूरज डाइड ऑन सो एंड सो डेट, देयरफॉर ऑन 5th 3rd continuing guarantee stands revoked. Therefore his legal representative is liable only for the past transactions, that is 30,000 एक 3 तारीख वाला, 20,000 3 वाला, total turns out to be 50K and is line बदलोगे, लीगल हायरर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस. वहां पे डालोगे डेट 10/3, अमाउंट डालोगे 40. फिर नीचे जाके लिखोगे सूरज का लीगल हायरर इज मेंट टू पे 50,000 ओनली एंड नॉट 90,000. अब उसके बाद डालोगे सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में आके आप डालोगे इफ सूरज एस्टेट इज वर्थ 45,000 देन in spite that the past transactions worth is 50K, he is meant only to pay 45,000. Logic applicable is succession, and in case of succession, legal hirer is liable only up to the value of the assets. इस तरीके से ये आंसर होगा. समझ आई मेरी बात? Are you sure? हाँ जी मैम जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया होता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसका कभी भी इंस्टेंट केस को पहले एक्सप्लेन नहीं करते. उसको ऊपर कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं करते, उसका आंसर नीचे अलग ड्रॉ करते हैं. और एक और चीज, लेट मी क्लैरिफाई अगेन यू वन थिंग, जो मैंने बहुत गलतियां तुम्हारी देखी. तुम क्या करते हो, जब 2 क्वेश्चन होते हैं तुम 2 डालते हो, तुम शुरू हो जाते हो सक्सेशन अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट केस. अरे भाई नहीं चाहिए होता ये सब, सिर्फ एक पैराग्राफ देना होता है. तुम जब सब पॉइंट्स सब क्वेश्चंस पूछे होते तुम पूरी डिटेल दोबारा शुरू कर देते हो. इंस्टेंट केस, प्रोविजन, ये सब नहीं चाहिए होता. उसका एक पैराग्राफ मतलब पॉइंट वाइज सब कुछ एंड करना जरूरी होता है. आप में से कुछ बच्चे एक और गलती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, यहां पे शुरू हो जाते हैं डॉट 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 डॉट. क्या मजाक है? कोई तुक्की नहीं बन रही. उनको पता क्या लगता है, लाइन तोड़ने का मतलब है कहीं से भी उठा दो, इज अलग कर दो, अगली लाइन अलग, चलो डॉट डालो, अगली लाइन अलग, वो यहां पे खत्म हो रही है, छोड़ो डॉट डालो. ऐसे पागल है वो वहां बैठे. अगर आप मेन पॉइंट, सरगुन तुमने भी गलतियां की हुई है ये वाली, मुझे याद आ गया, सॉरी आई हैड टू टेक द नेम बट इट इज फॉर योर गुड. जब मेन पॉइंट है वहां पे एरो डालो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन वाला, उसको डबल अंडरलाइन करो. उसके बाद जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसके बाद अगर आपको बुलेट नजर आता है मेन पॉइंट का तो बुलेट ये दो. व्हेन यू हैव टू चेंज द नेक्स्ट कंटेंट, यहां पे कौन सा लिख रहे हो, इंस्टेंट केस वाला, उसको डबल अंडरलाइन करो. देन अगेन डॉट कंटिन्यू रखो. देन लास्ट बारी जब प्रोविजन वाला पॉइंट ला रहे हो फिर से एरो चेंज करो. तो शो इट इन सिमेट्रिकल वे, शो इट इन सिमेट्रिकल वे. और जो बच्चे इस तरीके के काम करते हैं ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे डाल ली जाते, बस कि मैडम ने बोला है लकीर के फकीर बन जाओ, कांटे बजने वहां पे जाके. ट्रस्ट मी, पॉइंट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि अगर 10 पॉइंट है तो 10 डॉट 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 डॉट. मैं कहती हूँ भाई क्या कर रहे हो, मैं यू हैव सीन, मैंने टेस्ट में कांटे मारे हैं. दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट यार, प्लीज. अच्छे से जब पॉइंट टूटता है तब बुलेट क्रिएट करते हैं,
एवं नहीं कि बस मैम ने बोल दिया तो डॉक्टर आप आई जाओ, नो। आगे, मैनी ऑफ यू आर नॉट लैकिंग इन कंटेंट, तुम्हें आना शुरू हो गया है, वेयर यू आर लैकिंग इज प्रेजेंटेशन, स्टिल द प्रेजेंटेशन। आगे चलते हुए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। स्टीफन ओन्स चिकन फार्म नियर गुरुग्राम वेयर ही ब्रीड्स देम, और एग्स सेल करता है, लाइव चिकन सेल करता है रिटेल शॉप्स पे। मिस्टर फ्लेमिंग ओन्स अ सिमिलर फार्म, अच्छा दो बंदे हैं, एक ये और एक ये, ओन्स अ सिमिलर फार्म नियर गुरुग्राम डूइंग द सेम बिजनेस। उसमें से दूसरे वाले को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा 1 साल के लिए, उसको पैसे चाहिए थे ट्रैवल के लिए, तो उसने प्लेज करा दिया अपना फार्म स्टीफन को, गिरवी रखवा दिया 1 ईयर के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का केस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। और 1 साल के लिए प्लेज करवा के उसने कितने पैसे उठाए हैं, 25 लाख रुपया, और चला गया ऑस्ट्रेलिया। जब वो फार्म गिरवी रखवा के गया था, उस वक्त उसके फार्म में 1 लाख चिड़िया थी, 10,000 अंडे थे। कंडीशन ये रखी गई थी कि जब मैं वापस आऊंगा मैं रीपे करूंगा डिपॉजिट, और अपना पोजेशन, अपनी चिड़िया, अपने अंडे वापस लूंगा। आगे, जब वो वापस आया, फार्म तो उतने गज का ही रहा, चिड़िया बढ़ गई 9,000, अंडे बढ़ गए 5,000। अब स्टीफन की नीयत खराब हो गई, वो कहता तूने कहा था आऊंगा अपनी चिड़िया लूंगा, अपने अंडे लूंगा, तो तेरी चिड़िया लाख थी, तेरे अंडे 10,000 थे, मैं तेरे को ऊपर का नहीं दूंगा। जो ऊपर का होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रीशन, मतलब इंक्रीज इन गुड्स बिल्ड, यही मतलब हुआ। अब नाउ द पॉइंट इज, एक्रीशन का टॉपिक है बट प्लेज का टॉपिक इन्वॉल्व। तो प्लेज के केस में जाके तुम्हें एक्रीशन का सेक्शन निकालना पड़ेगा। जाओ लब्बो, जरा खोलो किताब, बताओ जी कौन सा सेक्शन लगाओ, प्लेज का कौन सा सेक्शन है। प्लेज का सेक्शन लगाया 172, एक्रीशन का कौन सा सेक्शन है, एक्रीशन का प्लेज का अपना कोई सेक्शन नहीं है, क्रॉस चेक करना जरा, बुक खोलिए, क्रॉस चेक कीजिए। जो क्रॉस चेक कर रहे हैं मतलब उनको पता ही नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ही नहीं है। 163 है, चल दें आगे, सबको पता है इसमें क्या लिखना है। पहले आप प्लेज एक्सप्लेन करोगे, 2 लाइनों से ज्यादा नहीं, लिखना नहीं शुरू कर दोगे ये पॉनी होता है और ये पॉन नहीं पूछा भाई। 1 लाइन में प्लेज लिखोगे, 163 में लिखोगे अंडर सेक्शन 163, in case of accretion that is increase in the pledged goods, it is the duty of the, क्या लिखेंगे यहां पे, पॉनर की पॉनी, ड्यूटी ऑफ द पॉनी, पॉनी ने वापस देना है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू रिटर्न द एक्रीशन टू द पॉनर। समझ आया, चल दें आगे। और एज पर केस लिख के लास्ट में आपने जाके लिखना है कि 1 लाख बर्ड्स थी, एक्रीशन हुई 9,000 की, 10,000 एक्स थे, एक्रीशन हुई 5,000 की। तो जो उसका एक्चुअल है 10,000 और 1 लाख और 10,000 वो तो देना ही देना है, जो एक्रीशन हुई है 9,000 और 5,000 की वो भी साथ में रिटर्न करनी पड़ेगी।
आगे दिख रहा है, पढ़ लो ध्यान से। State the duties of Mr. Stephen as Pawnee and advise Mr. Fleming about his rights in the given case। तो given case में आई एक्रीशन का राइटर, मैं बाकी क्यों लिखूं? अगर ये लाइन ना दी होती इन द गिवन केस, फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर इतनी तामझाम करने के बाद भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ड्यूटीज बता दो पॉनर की पॉनी की। बट सिंस उन्होंने यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन द गिवन केस, इसका मतलब है केस के अनुसार जो ड्यूटी लगती है वो बताओ। ध्यान दो, लिखो वहां पे अंडरलाइन करके, तुमने ये गलतियां करनी है बाद में। लिखो वहां पे, तुम तो खास करके लिखो। मेरे मन में आया था कि सारी ड्यूटी लिख दूं, मैम ने वो अरमान चूर चूर कर दिए। लिखो ऐसे ही, तुम ऐसे सुधरोगे। हाँ लिखो लिखो। हाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नहीं, लास्ट में जाएंगे, हेडिंग देंगे मिस्टर उन्होंने क्या पूछा है लास्ट में, एंड कैसे करना है। उन्होंने लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक पूछा है ड्यूटी ऑफ मिस्टर स्टीफन, ऐसे हेडिंग डालोगे, ड्यूटी ऑफ मिस्टर स्टीफन, यहां पे एक्रीशन का पॉइंट डालोगे। एक्रीशन में तुम लिखोगे कि उसने सब कुछ डिलीवर करना है। दूसरा उन्होंने तुमसे पूछा हुआ है राइट ऑफ फ्लेमिंग, जो उसकी ड्यूटी है वो उसका राइट है। तो उसका राइट क्या है, वो क्लेम करेगा या रिकवर करेगा? इंक्रीज्ड गुड्स फ्रॉम पॉनी। एक ही बात है, उसको लिखना अलग अलग वर्डिंग्स में। एंडिंग हमेशा वैसे ही करनी है जैसे उन्होंने पूछा है। उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये देखो, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ मिस्टर स्टीफन, इसकी ड्यूटी बताओ, ये आ गई उसकी ड्यूटी। दूसरा बताओ जी एडवाइस मिस्टर फ्लेमिंग के राइट क्या होंगे, ये आ गए उसका राइट। तो आंसर एंड वैसे ही होगा जैसा उन्होंने पूछा है। यस यस यस, you need to be very careful when you write law। ये टफ है। हाँ तो पता नहीं, मैं एग्जामिनर के अंदर घुस नहीं सकती। लॉ का पेपर ऐसा आता है कि तुम्हें सब कुछ आता होगा, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। फ्रैंकली स्पीकिंग, इजी नहीं होता, सोचने का टाइम नहीं होता वहां पे। तो जिसकी तो टिप्स पे सब कुछ है वो पार है, जिसको सोचने का टाइम लेना पड़ा वो अड़ता है। वहां सोचने का टाइम नहीं होता, आपको इंस्टेंट बनाना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि पहले 3 क्वेश्चंस पढ़ के उसका साइड पे कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद करना शुरू फटाफट फटाफट फटाफट। टाइम नहीं होता वहां पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ रीडिंग टाइम मिलता है। मेरे ख्याल से वो लिखना अलाउ नहीं करते हैं। हाँ वो तुम कर लेना, देख लेना। तो द पॉइंट इज पेपर कंप्लीट होना इज अ टास्क। और बहुत कान खोल के सुन लो, तुमने पेपर कंप्लीट करने की आड़ में नहीं भागना। तुमने पेपर कंप्लीट की आड़ में नहीं भागना, नहीं भागना, नहीं भागना, जो मर्जी हो जाए। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो 79 स्कोर करते हैं 85 का अटेम्प्ट करके। ट्रस्ट मी, आपको अटेम्प्ट करेक्ट करके आना है, पेपर कंप्लीट करने की आड़ में नहीं भागना। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉ का रिजल्ट डिसाइड कर चुका होता है। ट्रस्ट मी, फर्स्ट क्वेश्चन से पता लग जाता है बच्चे की लैंग्वेज, बच्चे की कमांड, उसका लेवल। मुझे भी टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से ही पता लग जाता है। और जब किसी बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन की जगह 4th स्टार्ट किया होता है ना, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में जाके उस बच्चे को कभी भी 5 में से 4 नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है उसका दिमाग डाइसी था, इसीलिए उसने लास्ट में किया। इसका मतलब ही वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन। एग्जामिनर का थिंकिंग लेवल भी सेम होता है, याद रखना मेरी बात।
अगर आपका पेपर सिमेट्रिकली डन है, आप एग्जामिनर को तंग नहीं कर रहे हो। डोंट प्ले विद हिज ब्रेन। और टीचर कुछ बोलती है तो एक्सपीरियंस से बोलती है। मैं भी जब चेक करती हूं मैं भी खिंचती हूं, एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी बता रही हूं। वहां तो लाखों पेपर है, वो नहीं खींचेंगे? ऑब्वियसली खींचेंगे। तुम्हें होगा यार क्या है, मेरा एक पेन चल रहा था, ओ शिट मैंने चेकिंग कर दी, इसने तो क्वेश्चन ही दूसरा किया हुआ। कई बार इसी आड़ में गलत चेकिंग भी हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिसाइड्स योर फेट। दुआ करो कि वो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आए तुम्हें श्योर शॉट आता हो, तुम्हें अदला बदली ना करनी पड़े। वहां से पता लग जाता है कि तुम्हें नहीं आता था, इसीलिए ये लास्ट में किया गया कि लास्ट में देखूंगा इसको, क्योंकि लास्ट के लिए हम रेंद खूंद ही रखते हैं। सबको पता ये बात। आगे चलते हुए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, AB, क्लॉथ फर्म, होलसेल, रिटेल, कस्टमाइज्ड, सिल्क, ऑर्गेंडी, ऑर्गेन्जी होगा, कॉटन, खादी, शिफॉन, अलग अलग कपड़ों में डील करते हैं। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता ये कौन से कपड़े होते हैं, हमें पहनने आते हैं, पहचानने नहीं आते। मिसेस रीमा एक कस्टमर है एंड शी केम टू द शॉप एंड आस्क्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ सूटेबल फॉर मेकिंग। उसको अपनी डॉटर के बर्थडे के लिए कोई ड्रेस बनवानी है। उसने आके बोला है स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ सूटेबल। ओके, ध्यान देखते हैं अभी। उसने खुद ने मेंशन किया कि मुझे कॉटन सिल्क ही चाहिए। उसने खुद बोला है मुझे कॉटन सिल्क चाहिए। अब बोला है ना तो फिर भुगत। कैविएट, मैंने कैविएट एम्प्टर बोर्ड पे कितनी बारी लिखा है? कितनी बारी लिखा होगा? अभी नहीं, पूरे जब तक हम पढ़ रहे थे, जब तक तुम मुझे झेल रहे थे, कितनी बारी लिखा है। वहां पे भी कुछ महान प्राणी जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये स्पेलिंग नहीं होते, ये स्पेलिंग भी नहीं होते, ये स्पेलिंग भी नहीं होते। गोले मारे मैंने बड़े बड़े और वहां पे लिखा है OMG। तो जिसके लिखा है उसकी पता होगा उसको। कैविएट एम्प्टर। आगे, अब शॉप ओनर उसकी बात मान गया। शॉप ओनर उसकी बात मान गया। याद करो, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज यू एवरीथिंग। समझ आया? तो सेलर कहता ठीक है, मांग रही है तो दे देता हूं। उसने ही ज्यादा दिखाया कि मेरे को पता है, मेरे को ये चाहिए। वैसे भी आंटियों के साथ बैठा नहीं जा सकता जहां पे कपड़े का और ज्वेलरी का सवाल आ जाए। तो मैं भी आंटी हूं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। आगे, when Rima went to the tailor to get the suit stitched, she found, भाई चाहिए तो दूसरा कपड़ा था, ये तो सूटेबल नहीं है, उसके ऊपर तो हेविली स्टार्च्ड है, मतलब इन शॉर्ट कपड़ा खराब है यार। अब ये क्या समझाऊं, स्टार्च क्या होता है जैसे। तो टेलर ने बोला रिटर्न, वापस करके आओ, ये कपड़ा जो लेके आए हो इसका कुछ नहीं बनेगा। शॉप ओनर ने रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको कट कर दिया। अब कुछ लोग यहां पे पता क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन। उसने डिस्क्रिप्शन दी थी, तुमने फॉलो। अरे भाई क्लियर कट दिख तो रहा है कैविएट एम्प्टर है, क्लियर कट दिख रहा है कि तूने बोला। अब जब तुम कमांड ले लेते हो तो फिर अपनी बात पे टिके रहो, और जब तुम कमांड लेते हो और अपनी बात पे टिके रहो, वहां पे हमेशा लॉजिक किसका आना है? कैविएट एम्प्टर का। कैविएट एम्प्टर का। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इंप्लाइड कंडीशंस के लॉजिक हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहिए। नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्टली। तो जो डिस्क्रिप्शन है, जो कंडीशन है, जो सैंपल है, ये सब सेलर देता है। यहां पे बायर खुद बोल रहे हैं और उसको कुछ समझ नहीं रहा, तो यहां पे भाई ठीक है, कैविएट एम्प्टर का लॉजिक लग जाएगा। ठीक है जी, आगे। मैंने अभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं किया। ठीक है,
आगे। अब मैं पढ़ती हूं, उन्होंने पूछा क्या, ये लो। विद रेफरेंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर, की पूछा है, ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द, तो बायर की ड्यूटी क्या हो जाएगी यहां पे, सेटिस्फाई बिफोर सिलेक्टिंग। अब ड्यूटी ऑफ सेलर क्या होगी, उसकी एक्सेप्शंस आएंगी यहां पे आगे। ऑल्सो एक्सप्लेन, अब देखो कितने पार्ट्स है क्वेश्चन के। ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर मिसेज रीमा वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक, मतलब रिफंड मांग रहे हैं। रिफंड, रिफंड तभी मिलता है जब इंप्लाइड कंडीशन वॉयलेट हुई हो, लिंक बनाया करो। अच्छा, और राइट काइंड ऑफ क्लॉथ, क्या कपड़ा वापस हो, वो क्या मांग रही है, रिटर्न। रिटर्न करके दूसरा, है ना, वो कह रहे क्या ये सब हो पाएगा, बताओ जी। एक मिनट, होगा कि नहीं होगा, तुम क्वेश्चन दोबारा रीड करो, ध्यान से पढ़ना, अब फिर मैं बोलूंगी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। तुमने पढ़ लिया है, मैं तुम्हें बता रही हूं मैंने कहां से आंसर निकालने हैं, मैंने गोला मारा है कहीं पे। इसका मतलब क्या होता है, उसने आस्क्ड फॉर, उसने बोला मुझे बताओ कि मेरी बेटी के बर्थडे के लिए ड्रेस के लिए कौन सा टाइप सूटेबल होगा, समझ आया। रीमा जो कि मदर है, वो दुकान पे आई, उसने, उसकी मदर ने स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लॉथ मांगा, क्योंकि उसको लगता था कि वो उसकी डॉटर के लिए सूटेबल होगा। ध्यान देना, उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, मां ने, दैट शी रिक्वायर्ड कॉटन सिल्क क्लॉथ विच इज बेस्ट सूटेड। उसको लगता था कि बेस्ट सूटेड है फॉर द पर्पस। यहां तक कैविएट एम्प्टर है, यहां तक क्लियर कट कैविएट एम्प्टर है कि तूने कहा था तेरे को बेटी के बर्थडे के लिए चाहिए, तूने कहा था कॉटन उसके लिए बेस्ट है, तो सेलर पे उंगली मत उठा। तो पहले यू विल एक्सप्लेन नॉर्मल कैविएट एम्प्टर, ठीक है। आगे, शॉप ओनर मान गया और उसने अरेंज कर दिया क्लॉथ पीसेस कट इनटू एज पर बायर्स। इसका मतलब उसने सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाय, फिलहाल 16 नहीं लग रहा। आगे, when Reena went to the tailor to get it stitched, the found seller has supplied cotton material not suitable for Riya, टेलर ने वापस कर दिया। इस पैराग्राफ में कुछ दम नहीं है, ठीक है, तो फालतू का है, अगले पे चलते हैं। अच्छा, मैं कुछ मिस कर रही हूं, लेट मी रीड, ओके लेट मी रीड, ओके। उसने यहां पे बोला था, उसने यहां पे कहीं पे बोला था ये, मुझे कॉटन सिल्क चाहिए, उस बंदे ने उसको दिया
तो जो ऊपर अभी 16 नहीं लग रहा था अब वो लग गया। समझ आया कैसे बदले हैं? कैसे लग गया कि जब उसने तेरे को अपना पर्पस बताया था, तेरे पे रिलाय किया था कि तू वही देगा जो उसने तेरे से मांगा है, उसने तेरे से मांगा है, तो नॉर्मली इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं होती। जब उसने तुझे बताया मेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे टू यू है, उसने तुझे बताया कि मुझे कॉटन चाहिए, उसने तुझे बताया और ऊपर लिखा हुआ कि वो उस कैटेगरी में डील करने वाला बंदा है, तो जो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं लगती थी अब वो लग जाएगी। तो इंप्लाइड कंडीशन वायलेट हुई है, रिटर्न भी होना है, राइट काइंड ऑफ क्लॉथ भी डिमांड वो कर सकती है। तो सेम क्वेश्चन हैज टू फुल फ्लेज टॉपिक्स इन इट, कैविएट एम्प्टर, एक्सेप्शंस की लिस्ट, ठीक है, एक मिनट, कैविएट एम्प्टर एक्सेप्ट फर्स्ट मार्क करके, इसमें डिटेल में आएगा सब कुछ, फर्स्ट मार्क करके क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे होगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आप कंसिडर करोगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप कंसिडर करोगे। मैंने कोई सेक्शन नहीं लिखा कि जो ब्रैकेट में सब सेक्शन लगे, कोई सेक्शन नहीं लिखा, बिगिनिंग करी है मैंने उसके साथ। जब हम सेक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट में कुछ डालते हैं वो सब सेक्शंस होते हैं, ध्यान दो। तो मैंने स्टार्ट किया है सेक्शन 10 को, फर्स्ट पार्ट में लिखूंगी, कैविएट एम्प्टर का हेडिंग डालूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, एक्सेप्शंस के पॉइंट डालूंगी, और वहां पे नीचे एक लाइन इंस्टेंट केस का खत्म कर दूंगी कि अकॉर्डिंग टू द अबव गिवन केस, मदर ने सिंस स्टक टू किया कि उसको कॉटन चाहिए, और मदर ने स्टक टू किया कि डॉटर का बर्थडे, नाउ शी हैज टू सी दैट कॉटन इज फिट फॉर द पर्पस फॉर विच शी हैज बॉट, खत्म। उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट मेंशन करूंगी, यहां पे मैं लिखूंगी सेक्शन 16 इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस हैज बीन वायलेटेड। पहले मैंने बताया वहां पे एग्जामिनर को कि वायलेट हुई है, बाद में लिख रही हूं नॉर्मली कोई कंडीशन नहीं होती। समझ आया क्या करते हैं? फिर लिखते हैं कि नॉर्मली तो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नाम की कोई भी चीज नहीं होती, बट अगर फॉलोइंग 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाए, पहला पर्पस बताया था, उसके स्किल जजमेंट पे रिलाय किया था, तीसरा सेलर उसी कैटेगरी में डील करता था, तो जो इंप्लाइड कंडीशन क्वालिटी और फिटनेस नहीं होती थी अब वो लागू हो जाएगी। फिर आप इन दैट केस अगर इंप्लाइड कंडीशन वायलेट होए तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, रिटर्न, रिफंड, डैमेज एंड रेप्यूडिएशन, ठीक है, चारों लिख दिया। टेकिंग अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स इनटू कंसीडरेशन, मैंने ध्यान दो, मैंने इंस्टेंट केस नहीं लिखा यहां पे क्योंकि ऑलरेडी फुल फ्लेश 2 पार्ट्स है भाई, सो थोड़ा सा प्ले विद योर ब्रेन। मैंने इंस्टेंट केस को छेड़ा भी नहीं है यहां पे, तो नीचे जाके मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन केस, उसके पास राइट है मनी बैक रिकवर करने का, राइट है क्लेम करने का, बिकॉज इंप्लाइड कंडीशन दुकानदार के द्वारा वायलेट की गई है। एम आई क्लियर? आप देखो पिछले आरटीपी में भी Q&F का केस था, क्वालिटी एंड फिटनेस का, इस आरटीपी में भी है। अगला क्वेश्चन 24 का है, उसमें भी था, इसमें भी है। कैविएट एम्प्टर का क्वेश्चन उसमें भी था, इसमें भी है। तुम्हें हॉट टॉपिक्स पता लग जाते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि यही आएंगे। बी वेरी केयरफुल। आगे क्या जब ऐसी सिचुएशन आती है एक आधी अजम्पशन हमको लेनी पड़ती है, फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हर चीज हर बारी लिखा नहीं होगा वहां पे, हर चीज लिखी नहीं होगी, आपको अपने आप मेंशन करना होगा। मैंने क्लियरली बोल दिया डिस्क्रिप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। 11th क्वेश्चन, योर कॉल प्लीज, रीड इट। आपको आता है, रीड इट प्लीज। ये गधा वाला पता नहीं कितनी बारी पढ़ा हमने, गधा ही है ये। पढ़ो पढ़ो जल्दी से। सेम क्वेश्चन कल के आरटीपी में था, 3 दिन के लिए दिया था, दूसरे दिन टीवी स्पॉइल हो गया, तो जब 3 दिन के लिए दिया तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। सेक्शन कौन सा लग गया? उसमें क्या क्या लिखते हैं कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? जब आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए एंड इन्फॉर्म्ड, दूसरा टाइम एक्सपायर हो गया, तुमने गुड्स रिटर्न, तुमने रिटेन किए हुए थे, तीसरा
कुछ ऐसा काम किया जिसकी हरकत ने शो कर दिया कि उसकी चॉइस थी उसको एक्सेप्ट करने की। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी? अगर उसने तीनों चीजें पॉजिटिवली की तो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी? बायर को। और जब बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई 26 पॉपअप कर जाएगा, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, तो वहां पे 26 लग जाएगा साथ में। हमने कल की क्लास में भी ये किया था, इसीलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूं। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की गाड़ी, ये भी कल हमने की है, 1,75,000 की। नहीं किया ये। सूरज ने गाड़ी बेची सोहन को 1,75,000 की। आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन, सोहन ने उसको सब कुछ देख दाखने के बाद, भाई देख तू इंस्पेक्शन कर चुका है तो कैविएट एंटर लग गया है, तू इंस्पेक्शन, मुझे नहीं पता केस क्या, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं तो अपने पॉइंट्स जोड़ रही हूं। सोहन ने 75,000 पे किया, मतलब एडवांस, और पोजेशन ले गया, पोजेशन ट्रांसफर्ड टू बायर एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट विद इन अ मंथ। ठीक है जी, इसका मतलब है पोजेशन ट्रांसफर्ड, रिमेनिंग अमाउंट अनपेड है, तो यहां पे सूरज ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अनपेड सेलर। नाउ माय प्रॉब्लम इज पोजेशन जा चुका है, राइट अगेंस्ट द गुड्स नहीं लग सकता, राइट अगेंस्ट द बायर का क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट द बायर। आगे रिमेनिंग अमाउंट में 1 महीने में दे दूंगा, सोहन ने रिमेनिंग अमाउंट रिफ्यूज कर दिया देते और ये चेप दिया कि गाड़ी सही कंडीशन में नहीं है। ओके, एडवाइज सूरज हैज टू रेमेडी अवेलेबल अगेंस्ट सोहन। ध्यान देना है, सूरज कौन है? ध्यान देना है, सेलर की रेमेडी जो कि उसको किसके प्रति मिलेगी? मतलब राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द, लिस्ट आती है, लिख देंगे, सारी लिस्ट आनी है। प्राइस, इंटरेस्ट, डैमेजेस भी डाल दो, जस्टिफाइड पढ़ी है, लिस्ट आती है, 55 में आता है प्राइस। कैविएट एम्प्टर का पूछा नहीं है इसलिए मैंने भी छेड़ा नहीं है, वो तो स्टार्टिंग में अपने तार तो जोड़ोगे ना पहले। बोलो 2 लिख दो। मेन उन्होंने प्राइस चेक करना है, प्राइस आएगी, डिले आ रहा है तो इंटरेस्ट साथ में आना ही आना। 13th क्वेश्चन जी, 12 तक सब मेरे साथ चल रहे हो? 13th, आकाश ने 100 किलो कनक खरीदी भास्कर से 80 रुपए में। भास्कर से वेयर हाउस में पड़ी है किशोर की कस्टडी में, जहां पे ये शब्द आ जाए वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है। मुझे नहीं पता केस स्टडी कौन सा है, मैं तो अपने तार जोड़ रही हूं, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। किशोर ने, ठीक है जी पक्का हो गया, वही है। किशोर ने कंफर्म कर दिया that he can take the delivery from wheat until he is holding wheat on his behalf is equal to acknowledgement भी कर दी। इसका मतलब this is equal to delivery to किसको? आकाश। When the goods are in custody of somebody else and he acknowledges the buyer that he hold the goods on his behalf is termed as कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरा नाम इज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। आगे चलते हुए, बिफोर आकाश पिक्स द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, सामान डिस्ट्रॉय हो गया जी, फ्लड आ गए, जिस चक्कर में आकाश वांट्स हिज प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट मेरे को तो गुड्स डिलीवर नहीं हुए, गुड्स तो फ्लड से रुड़ गए,
तो मेरे को मेरी प्राइस वापस कर दो। वेदर आकाश इज राइट विद हिज व्यूज अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और नॉट, बताओ जी। रिस्क कौन बेयर करेगा? हाँ जी, अब प्रॉब्लम ये है कंटेंट डिलीवरी का दिया हुआ है और नीचे पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी का लॉजिक। अगर ध्यान से क्वेश्चन देखो, लॉजिक डिलीवरी का दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या राइट्स होंगे। राइट्स तो ओनर के होते हैं। अब अगर ओनरशिप के बारे में आ जाओ तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगते हैं। याद करो कि उसने क्या बोला यहाँ पे, सामान तैयार है। तो जब सामान तैयार होता है, वहां पे पड़ा होता है, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? उसी वक्त। और उसने उसको कॉल करके बोल दिया कि तेरे भी आप पे सामान मेरे पास पड़ा है। तो याद करो क्या होता है वहां पे, क्या होता है? प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड। रिस्क, और तब भी जाके जो भी लिख लो, रिस्क किसका? बायर का। तो इतना कंफ्यूजिंग कुछ नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी डालो यहां पे और उसका सिर्फ एक पॉइंट डाल दो। पहले डिलीवरी एक्सप्लेन करो। डिलीवरी वर्ड किसमें आता है? 2 क्लॉज 2 में। 2 क्लॉज 2 में डिलीवरी एक्सप्लेन करो। 3 हेडिंग दो, 3 काइंड होता है। एक्सप्लेन जाके सिर्फ कंस्ट्रक्टिव को करो। समझ आया? तो पोजेशन गेट्स ट्रांसफर्ड। सुन रहे हो मेरी बात? उसके बाद सीधा 26 डालो। रिस्क पासिस विद द ओनरशिप, ओनरशिप इज विद बायर। उसके हिसाब से इसको खत्म करो। आग कुछ नहीं लगाना मैंने, क्योंकि उन्होंने मेरे से नहीं पूछा व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। सी क्वेश्चन है कंटेंशन विद नो डिलीवरी का, कहीं ओनरशिप का क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मैं सियानी बन के 20-21 नहीं लगाने वाली। क्या कहाँ है? डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी को, उसका दूसरा नाम बुक में लिखवाया नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने आपके हिसाब से नहीं चलना, आपने नहीं पढ़ा तो मतलब बाकियों को भी आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगा। आगे जिसने नहीं किया वो खुद जिम्मेदार है, पता होना चाहिए था कि एमटीपीज होने हैं। साहिल, अमित, कुणाल पार्टनर्स है फर्म में। फर्म डील करती है ऑफिस फर्नीचर में। इनमें रेगुलर डीलिंग्स होती है एबी एंड कंपनी के साथ। इन तीनों की रेगुलर डीलिंग होती है कंपनी के साथ। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कल कराया तुम्हें। इसमें 30 जून को एक पार्टनर की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, वो मर चुका है। फर्म ने ऑर्डर किया, बैक क्वेश्चन है ये, फर्म ने ऑर्डर किया था कोई फर्नीचर, लेकिन वो फर्नीचर 25 को ऑर्डर किया था। जब ऑर्डर किया था तब वो जिंदा था। ये किया है कहीं पे बैक क्वेश्चंस में। वो मतलब ऑर्डर उसके जिंदा होते हुए हुआ है, डिलीवरी उसके मरने के बाद हुई है। सेक्शन 35 बोलता है नॉर्मली फर्म डिसॉल्व्स विद द डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट इफ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द फर्म, नॉर्मली तो डिसोल्यूशन होती है ना। इफ द, याद करो 33 में क्या था? एक्सपल्शन। तो तुम्हें याद, कुछ भी याद नहीं है। 35 में था डेथ का टॉपिक। 35 में वो बोलते हैं नॉर्मली डेथ लीड्स टू डिसोल्यूशन, लेकिन याद करो अगर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू करते थे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? पार्टनरशिप एट विल में। तो जब भी कोई डिसीज पार्टनर की डेथ होती है, डिसीज पार्टनर की प्रॉपर्टी आफ्टर द डेट ऑफ हिज डेथ किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं होती है। कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स, वो कहते हैं साहिल और अमित ने बिजनेस को कंटिन्यू रखा। ठीक है, उन्होंने कंटिन्यू रखा, उन्होंने डिसोल्यूशन नहीं करी। और इन्होंने कुणाल की डेथ का नोटिस पब्लिक को नहीं दिया। डेथ के नोटिस की जरूरत नहीं होती क्योंकि डेथ का नोटिस इटसेल्फ नोटिस होता है।
लेकिन उसके लीगल रिप्रेजेंट, एक मिनट, नहीं कुछ और है आगे। Other persons dealing with firm, the fact about Kunal's death was not known to them at the time of delivery of goods. जिन्होंने, जिस कंपनी ने गुड्स डिलीवर किए, उनको नहीं पता था कि पार्टनर की डेथ हो चुकी है। बाद में जाके फर्म इंसॉल्वेंट हुई है और वो केस डाल रहा है फर्म के ऊपर। तो क्या जो कुणाल मर गया उसकी प्राइवेट एस्टेट है, क्या वो लायबल होगी फर्नीचर के प्राइस के लिए? आंसर इज अ बिग नो। बैक क्वेश्चन है भाई, ये बैक क्वेश्चन है। जब उसने उस ट्रांजैक्शन का बेनिफिट ही रिसीव नहीं किया, तो जब किसी चीज का हम बेनिफिट रिसीव नहीं करते, उस ट्रांजैक्शन के लिए हम लायबल नहीं होते। बुक में क्लियरली ये बात लिखी हुई है, क्लियरली मैंने ये बात समझाई थी तुम, ठीक है। मैं तुम्हारे को इसका आंसर दिखा रही हूं, सिंस तुम्हारे को पार्टनरशिप दूर दूर तक भूला पड़ा है। ये लो, इसका आंसर रीड करो, रीड फ्रॉम हेयर, रीड फ्रॉम हेयर। डन, कंटिन्यू। जितने ऑनलाइन बिना कैमरे के बैठे हुए हैं, मैंने सबको बाहर निकाल देना, मेरे को शक्लें ना दिखी तो। सॉर्टेड है, ओके रिपोर्ट है। चल दें आगे, वापस चलते हुए 15th क्वेश्चन पे। फिफ्टींथ क्वेश्चन, बताना है पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जब ऐसे 5 क्वेश्चन आ जाएं, तो सबसे पहले आपने बताना होता है पार्टनरशिप होती क्या है, सेक्शन 4, और उसके वो 4 एलिमेंट लिख देने हैं। बिजनेस चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, बिजनेस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी चाहिए। 4 पॉइंट लिख दिए। अब बाकी जो 5 पॉइंट है, इसमें यस नो यस नो यस नो करके क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, क्योंकि सब में सेम ही कंटेंट आना है। पहला वाला, ए बी ने बाय करी कमोडिटी और वो एग्री करते हैं कि सेल करेंगे कमोडिटी और प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली, तो हम लिखेंगे हाँ जी यहाँ पे पार्टनरशिप है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इसमें एग्जिस्ट करता है। सेकंड, 2 फर्म्स है, 12 पार्टनर्स है, कंबाइन 12 जनों ने एग्रीमेंट किया और वो कंबाइन करके एक फर्म में आ गए हैं, तो क्या इनमें पार्टनरशिप है? आंसर इज यस। रीजन क्या दोगे? एग्रीमेंट है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तीसरा, ए एंड बी को ओनर्स हैं और वो एग्री करते हैं कि वो कंडक्ट करेंगे बिजनेस इन द कॉमन फॉर प्रॉफिट। अब बताओ जी, यस यस, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर को ओनर है, अगर को ओनर है और को ओनर होने के बावजूद बिजनेस कर रहे हैं, अगर किसी के फादर अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं और वो प्रॉपर्टी उनको रेंट दे रही है, तो वो को ओनर ही रहेंगे, वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि एचपी में चार्ज होगा, पीजीबीपी में चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर फादर एक प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, बच्चों ने उस प्रॉपर्टी पे सैलून बना लिया है और आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो को ओनर का लॉजिक एग्जिट कर जाता है, बिजनेस का लॉजिक राइज हो जाता है। जब बिजनेस आएगा तो बिजनेस इनकम होगी, फिर एचपी नहीं है, पीजीबीपी है। पीजीबीपी आ गया तो आप कौन हो? पार्टनर्स, क्योंकि बिजनेस वर्ड आ गया। तो यहां पे भी आएगा यस, ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है। नेक्स्ट, some individuals form an association to which each individual contributes 5,000 annually। एसोसिएशन बनाइए जी, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मोटो प्रॉफिट नहीं होता, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। ए एंड बी को ओनर्स और रेंट शेयर कर रहे हैं जी, अभी बताया है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पीजीबीपी में चार्ज, पीजीबीपी क्या होता है? प्रॉपर्टी। वाह, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी नहीं, सॉरी, है
हाँ लिख दो, जस्टिफाइड रीजन लिखना है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बताओ। तुमने भर भर के पढ़ा है वॉलेंटरी, 39 से 44 सारे डिसोल्यूशन के एलिमेंट्स लगा दो। तुमने भर भर के पढ़ा है वॉलेंटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, फिर डिसोल्यूशन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट, वो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन। आई एम मूविंग अहेड। एलएलपी, एलएलपी के केस में वो कह रहे हैं जी रूल्स बताओ एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रति। ओके, सेक्शन 13। और अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो क्या प्रोविजंस लगेंगी? और एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस में हम पोस्ट पास्ट वगैरह सेंड करते हैं। अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो आपको आरओसी को उस चेंज के बारे में बताना होता है। अगर एलएलपी और पार्टनर ने आरओसी को चेंज के बारे में नहीं बताया तो 500 रुपया एवरी डे की पेनल्टी पड़ेगी, जो जाके कितने पे रुकेगी? 50,000 पे। आगे चलते हुए कंपनीज एक्ट के 18th क्वेश्चन पे आते हैं जी। उसमें क्लियर कट बोला था कि ये सेक्शन 8 पीछा नहीं छोड़ेगा। एबीसी डिसाइड किया है, उन्होंने न्यू क्लब बनाया है एबीसी क्लब के नाम से। उनका ऑब्जेक्ट था कि उन्होंने क्रिश्चियन सोसाइटी के वेलफेयर को प्रमोट करना, ठीक है। उन्होंने चैरिटेबल वर्क किया, वेरी गुड। लेकिन उनको लगा अच्छा, उन्होंने सेक्शन 8 का ऐसे अपने आप को बेचारा बेचूरा दिखा के क्लेम कर लिया और 1 अप्रैल को ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन 30 सितंबर 23 को चरित्र बदला और दिखा कि एबीसी क्लब तो वायलेट कर रहा है, और जिसकी वजह से उनको सेक्शन 8 में लाइसेंस लिया था, उन्हीं चीजों को वो वायलेट कर रहा है। बताओ ऐसी आड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले सेक्शन 8 लिखोगे, पहले सेक्शन 8 में बताओगे कि कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एजुकेशन साइंस प्रमोट्स स्पोर्ट्स वेलफेयर वगैरह को प्रमोट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाइसेंस इशू करके देती है। एक पैराग्राफ ये बनेगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे मेंशन करोगे अकॉर्डिंग टू द अबव केस एबीसी को सेक्शन 8 का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था 1 अप्रैल को, लेकिन एबीसी ने ऊपर लिखे ऑब्जेक्ट्स को, जो तुम लिख चुके हो ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट्स को वायलेट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉलोइंग पावर्स आएंगी। ये तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ बना। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉलोइंग पावर्स आएंगी उसमें तुम लिख दो लाइसेंस रिवोक करेंगे, अमेलगमेट कर सकते हैं विद द सेम ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वाइंडिंग अप कर सकते हैं। मतलब जो पॉइंट्स है, ठीक है। उन्होंने यहां पे ये नहीं पूछा कि वॉयलेशन के ग्राउंड्स क्या रहे होंगे। उन्होंने क्या पूछा यहां पे? तो ज्यादा सियाने नहीं बनना। हमने सेक्शन 8 की डेफिनेशन लिखी, उसको केस के साथ लिंक करने के बाद सरकार की पावर्स बता दी, बात खत्म, क्वेश्चन एंड। एम आई क्लियर? वो तो बिगिनिंग है, वो तो सब में ही आनी है। वो तो इंट्रोडक्टरी लाइंस है, जो मैंने बोला कि X8 का क्वेश्चन आ गया तो लिखनी है। आगे, एचपी पॉलिटिक लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल 6 लाख इक्विटी शेयर्स का। पब्लिक कंपनी है, इतना कैपिटल है। 6 लाख शेयर्स में से 2 लाख शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 1,20,000 शेयर है स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र के पास। टोटल कितना हो गया? 3,20,000। 50 से ऊपर है, कितना चाहिए होता है 50 से ऊपर? यस, हेयर यू विल डू द एरर। यहां पे क्या चाहिए होता है? नॉट लेस देन, ध्यान देना है वहां पे 51% लिखा हुआ, नॉट लेस देन 51% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, मान लेते हैं।
तो क्या एचपी पॉलिटेक लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? हाँ जी, 51 से ज्यादा बोलेंगे। क्या करोगे? गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 45 भूलना अलाउड नहीं है। 2 क्लॉज 45 पहले डिटेल दोगे कि गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल मोर देन 51% या नॉट लेस देन एटलीस्ट 51% या नॉट लेस देन 51% चाहिए। हेल्ड बाय, बहुत ध्यान से सुनना, हेल्ड बाय क्या है? पहला और बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। जो पिछला पेपर हुआ है उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ था, फलाना फलाना नाम लिख के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी इतना है, और बच्चों ने गलती क्या कर दी? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट मान के उसकी परसेंटेज को भी प्लस कर दिया। अरे भाई, कहां लिखा है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की परसेंटेज को प्लस करना है? क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिशत, स्टेट गवर्नमेंट की प्रतिशत, या दोनों की साझी प्रतिशत को लेना है। कहां पे लिखा है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रतिशत को प्लस करो? अपने आप सेल्फ थोड़ी ना ले लोगे। समझ आया? जो मैं पिछला पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी, वो तुम मेरे पास बैठ के करोगे जैसे अभी कर रहे हो। मतलब आगे तो क्या इसको गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे जी, भर भर के मानेंगे। चल दूं आगे, कैसे करेंगे? पहले 245 पूरा एक्सप्लेन, देन पात्र बताओगे, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन केस आप बताओगे 6 लाख और टोटल करके 320 इज नॉट लेस देन 51% ऑफ 6 लाख, देयरफॉर एचपी पॉलिटेक लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। आगे चलते हुए क्या मैंने वो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया होगा, कुछ ना कुछ बताया होगा। यहाँ पे कोई सब्सिडरी का लिंक नहीं पूछा हुआ, वहां पे कोई पॉइंट नहीं पूछा, कोई सब्सिडरी वर्ड नहीं है, कोई कंपनी और नहीं दी हुई, मैं कहां से कर लूं? वहां पे माइट भी मैंने कोई चीज एक्स्ट्रा समझाई होगी तो तुम्हें एक आधी लाइन बोल दी होगी। यहां पे अभी मैं सिर्फ आरटीपी कर रही हूं तो उतना ही बोल रही हूं, मेरे को नहीं याद। सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ के आके मेरे से बात करना था, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ के आके मेरे से बात करना। वहां पे किसी और कंपनी का नाम जरूर होगा कि इस फलानी कंपनी का इसमें होल्ड है, तो सब्सिडरी का लिंक दोबारा देख के आना, फिर बात करना। कल मिलना ही है हमने। बेटे फिर वो क्वेश्चन में परसेंटेज अलग थी, अमाउंट्स अलग थी, तो फिर जैसा होगा वैसा ही। तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं अभी ये आरटीपी करा रही हूँ तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर 51% से कम आएगा तो ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट कंपनी का लॉजिक नहीं दूंगी, क्योंकि सब्सिडरी के केस में क्या है? मोर देन हाफ। अगर मैं कैलकुलेशन करूं वो 50.2 आ जाता है, मान लो कैलकुलेशन कर दो 50.2 आता है, तो मैं उसको इसमें डाल ही नहीं सकती, मैं गवर्नमेंट कंपनी का लॉजिक दूंगी ही नहीं। फिर मैं कौन सा लॉजिक दूंगी? सब्सिडरी कंपनी का। अब मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया मुझे नहीं याद। अभी मैं आरटीपी कर रही हूं तो मैं आरटीपी के हिसाब से बोल रही हूं। यहां पे अगर कैलकुलेशन करो तो 51 अबव बन रही है, 51 अबव बन रही है, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी का लॉजिक आएगा। अगर परसेंटेज 50 पॉइंट समथिंग आता जो कि 51 से कम होता, फिर यहां पे हम लॉजिक किसका उठाते हैं? सब्सिडरी का। आगे चलते हुए, अरे जान ले लो तुम लोग मेरी। नो लिमिट प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे शेयर कैपिटल है 10 लाख का। वन ऑफ द क्रेडिटर्स ने केस फाइल किया है कि उसको अपना डेट वापस चाहिए। उसने कोर्ट में बोला कि मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे को लायबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी के एक्ट के लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होते। एक्सप्लेन वेदर वो सक्सेसफुल है कि नहीं। ये भी आई रिमेंबर इट इज अ बैक क्वेश्चन। सिर्फ हमारे पास एक अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 92। अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। आपको कंपनी से भी सब कुछ लाना पड़ता है, आपको अपने घर से भी सब कुछ लाना पड़ता है, लेकिन लाते कौन है? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम
members, contribution from members. Considering that क्रेडिटर जो बाहर वाला बंदा है वो डायरेक्टली मेंबर की या शेयर होल्डर की गर्दन कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकता। जो क्रेडिटर होता है वो डायरेक्टली गर्दन हमेशा किसकी पकड़ता है? कंपनी की। तो यहां पे वो बोल रहे हैं वो सीधा ही मिस्टर इनोसेंट को पकड़ने चला गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो वाई? बिकॉज कंपनी है, कंपनी कैन बी स्यू एंड बी स्यूड। तो जब कंपनी स्यू हो सकती है तो यहां पे आउटसाइडर को किसको स्यू करना चाहिए था? कंपनी को। कंपनी मिस्टर इनोसेंट से लेती है कि नहीं लेती वो कंपनी की कॉल है, बट जो क्रेडिटर ने इनोसेंट को पकड़ने की कोशिश की है वो कंटेंट रॉन्ग है। नो डाउट इनोसेंट इज लाइबल टूवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन, बट ओनली व्हेन कंपनी मेक्स हिम लाइबल टू पे, आउटसाइडर कैन नॉट मेक हिम लाइबल। एम आई क्लियर विद एवरीवन? बाहर वाला कभी भी डायरेक्ट, बाहर वाले को क्या पता कौन कौन शेयर होल्डर है? कंपनीज के तो करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो बाहर लॉजिक पकड़ो, इतने शेयर होल्डर्स का डेटा थोड़ी ना हम बाहर लीक करते हैं। तो कभी भी बाहर वाला बंदा शेयर होल्डर को या मेंबर को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने ही बोला है कि कंपनी जब रजिस्टर होती है तो वो फीचर रन करती है, कैन बी स्यू एंड बी स्यूड। तो जब बी स्यूड होती है तो करो ना फिर कंपनी को, मेंबर को काहे को पकड़ रहे हो? समझ आई मेरी बात? आगे चलते हुए जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे आते हैं, जिसका कि तुम्हारा आने वाले टाइम में मेरे साथ टेस्ट है। ऐसा कुछ बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसेंशियल कैरेक्टर्स है बरबर के आते हैं अपने को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तोड़ तोड़ के पढ़ा था हमने, तोड़ तोड़ के पढ़ाया था तुम्हें, एक एक वर्ड समझाया था मैंने। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या होता है जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सबसे पहले इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में क्या आएगा? रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट। दूसरा फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट और एंड डिलीवरी। उसके बाद टू ऑर्डर और टू बेयरर, बेयरर बेयरर। चलो शुक्र है जी, शुक्र है जी, शुक्र है जी। उसके बाद पैराग्राफ बदल के क्लियरली मेंशन करना है, एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड, लेकिन सेक्शन 13 बताता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। प्रॉमिसरी नोट, उसके बाद आ जाओ उसके इसेंशियल्स पे, 1 2 3 4 करके। राइटिंग, साइंड, ट्रांसफरेबल, टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, बेयरर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, पेई सर्टन होना चाहिए, मेकर सर्टन होना चाहिए। सारी लिस्ट हम लिख देंगे, हमें आता है। उसके बाद कृपया करके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, कि एग्जांपल देके आइएगा। एज एन एग्जांपल कोई भी प्रॉमिसरी नोट का एक पिद्दी सी एक लाइन ही लिखनी है, ठीक है? आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो। हे प्रभु, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो कैसे पूछ सकता है? इसको, इसकी कुर्सी समेत उठा के बाहर करके आओ इसको। नहीं, मैं नहीं उठाया जाएगा तो मैं आ जाऊंगी मैदान में। 20 सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन आरटीपी का जी। मैंने तुम्हें बोला था चाहे एमटीपी खोद लो चाहे आरटीपी खोल दो, 138 वाला लॉजिक तो आना ही आना। वो एक कंटेंट टॉपिक है, एक श्योर शॉर्ट टॉपिक, जिसके स्टेप्स तक तुम्हें लिखवाए गए हैं। स्टेप 1 में ऐसा होता है, स्टेप 2 में ऐसा होता है, याद है? हाँ जी। मनोज जी हैं, उन्होंने गुड्स खरीदे सागर से। ध्यान देना है, गुड्स खरीदे हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि 138 लगेगा ही तब जब डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। याद है? ओके। उसने चेक इशू किया सागर को 14 जून को। उसने चेक को प्रेजेंट किया 19 जून को, मतलब विद इन 3 मंथ्स ही है। अनपेड ड्यू टू 138 अट्रैक्टेड। स्टेट विद रीजंस, क्या सूट मेंटेन हो सकता है? आपको सारे स्टेप्स देने हैं, आपको स्टेप्स लिखवाए गए हैं। आपने स्टेप 1 स्टेप 2 वर्ड यूज नहीं करना, बट 1 2 पॉइंट डाल के सब कुछ वैसे ही लिखना। सीधा गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी। पहले 138 को एक्सप्लेन करोगे, क्या बताओगे कि अगर चेक इशू किया गया है टू डिस्चार्ज एनफोर्सेबल डेट और द लाइबिलिटी, उसके बाद एंड द चेक इज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बाय द बैंक
रीजन बीइंग ड्यू टू insufficiency of funds, then it is considered that the drawer has committed offense under section 138. Then in those circumstances he is liable for कितने साल की सजा थी? up to 2 years, amount twice, or however before imposing the penalty following circumstances are meant to be justified. तो पहला लिखो जी, चेक प्रेजेंट किया था विद इन 3 months, दिया हुआ यहाँ पे डेटें दी हुई हैं, चेक प्रेजेंट हुआ था विद इन 3 months वैलिडिटी पीरियड के हिसाब से। उसके बाद जी बैंक ने जब इन्फॉर्म किया तो उसने कितने दिन में नोटिस देना होता है? 30 डेज। 30 डेज के बाद उसको कितने देर का टाइम देते हैं हम? 15 दिन का। 16th डे से हम शो कॉज लगाते हैं कोर्ट में, याद है? नहीं याद है? तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर पढ़ लेना एक बारी जाके। तो वो सारा 138 का कंटेंट इसमें आएगा। सिंपल। आपका सेकंड आरटीपी भी मेरे साथ फिनिश है।